नमस्कार। सात रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के राउंडअप में आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस घटना की जिससे इस समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक हलचल मची हुई है। यह हलचल इसलिए मची है क्योंकि जिस समय चीन और अमेरिका का टकराव बढ़ने के साथ जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद एक खास ढंग के समीकरण बनते दिख रहे थे चीन के खिलाफ। उसके बीच ही अचानक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक ऐसा त्रिगुट बना लिया, ऐसे तीन देशों का एक ऐसा आपस में गुट बना लिया जिससे वो तमाम देश जो अपने को अमेरिका का पार्टनर यानी सहभागी मानते हैं उनको बहुत मायूसी हुई और कुछ जगहों पर तो सीधे तौर पर इसको लेकर गुस्सा देखा गया है। जाहिर है सबसे ज़्यादा गुस्सा फ्रांस में देखा गया क्योंकि जो नया समझौता हुआ है, जो नया त्रिगुट बना है, उसके तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन ने न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु अस्त्र क्षमता से लैस पनडुब्बियां बनाने की टेक्नोलॉजी और नो हाउ, उसका ज्ञान देने का फैसला किया है। और उसके तहत फ़िलहाल ये तय हुआ है कि ऐसी 8 पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाएंगी। इसमें कई पेच हैं। पहला पेच तो यही है कि जब ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस के साथ ऐसा समझौता 2016 में ही हो चुका था और उसके तहत कुछ काम भी आगे बढ़ा था, तब अचानक उस समझौते की कीमत पर ऑस्ट्रेलिया ने एक नया समझौता कर लिया। दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्म्स एक्सपोर्टर देश हैं उसमें फ्रांस भी एक है और यह उसके लिए 90 बिलियन डॉलर का जो करार था वो उसके हाथ से जब निकल गया तो जाहिर है कि फ्रांस के विदेश मंत्री ने ये कहा कि यह फ्रांस की पीठ में छुरा मारा गया है। और फ्रांस ने कई अपनी ऐसे कदम उठाए जिसमें उसने अपने गुस्से को जाहिर किया, जिसमें वाशिंगटन में उसके दूतावास में एक जो रिसेप्शन समारोह होने वाला था जिसका संबंध अमेरिकी आज़ादी से जुड़ता है, उसको उसने रद्द कर दिया। उसके विदेश मंत्री ने यह कहा कि जो बाइडेन ने ये जो कदम उठाया इससे उन्हें ट्रंप की याद आ गई है। और यही बात जो यूरोपियन यूनियन के अधिकारी हैं और यूरोप के जो दूसरे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के साथ हैं, उनकी राजधानियों में भी ये बात कही गई कि ऐसा लगता है कि बाइडेन के दौर में भी अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी नहीं छोड़ी है और वो अपने हितों को देखते हुए कभी भी किसी को डंप कर सकता है। और यह घटना ठीक उस समय हुई है जब अफ़गानिस्तान से जिस ढंग से अमेरिका ने अपनी फ़ौज को वापस बुलाया, एक तरफ़ा फ़ैसला लिया बिना अपने सहयोगी देशों को विश्वास में लिए, जबकि जब फ़ौज भेजने का समय था 20 साल पहले तो उसने उन देशों से भी उनके फ़ौजी भी इकट्ठे किए थे और एक साझा अभियान शुरू किया था। लेकिन वापसी के समय जब उसने इसकी चिंता नहीं की कि उन देशों को भी विश्वास में लिया जाए, और उसके तुरंत बाद उसने बिना अपने सहयोगी देशों को बताए, बिना उन्हें इसकी सूचना दिए जो ये त्रिगुट बनाया, इससे उन देशों में नाराज़गी का फैलना स्वाभाविक है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड हालांकि छोटा सा देश है लेकिन उसने भी कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई और उसने तो तुरंत यह ऐलान कर दिया कि जो पनडुब्बियाँ बनेंगी, हालांकि उसमें बहुत समय है, बताया जाता है कि उसमें 2035 के पहले कोई पनडुब्बी बन के तैयार होगी नहीं, लेकिन जब भी बनेगी तो उन्हें वह अपने जल क्षेत्र में नहीं आने देगा। ऑस्ट्रेलिया जाहिर है अब जो अमेरिका की नई स्ट्रेटजी सामने आई है, हालांकि ये कितनी टिकाऊ है और इसके बाद अमेरिका का और आगे क्या कदम होगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ दिखती है उसमें जो चीन को घेरने की उसकी स्ट्रेटजी है, जिसे डिप्लोमेटिक भाषा में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अमेरिका कहता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया फ्रंट लाइन कंट्री के रूप में सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया का जो भौगोलिक स्थिति है वो चीन के करीब है, ब्रिटेन और अमेरिका तो चीन से बहुत दूर है। तो अमेरिका का जो एक
मोर्चा है, जो अग्रिम मोर्चा है, वो ऑस्ट्रेलिया बनने को सहमत हुआ है। अब इसके क्या परिणाम ऑस्ट्रेलिया को पर होंगे, इसको लेकर खुद ऑस्ट्रेलिया के भीतर आज के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की आलोचना विपक्षी पार्टी या लेबर पार्टी के नेताओं ने की है। उन्होंने कहा है कि मॉरिसन सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसको दांव पर लगा दिया है। उसने अपने को पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर बना दिया है, जो किसी भी रूप में ऑस्ट्रेलिया के दीर्घकालिक हित में नहीं है। अब सवाल है कि ये समझौता क्यों हुआ? जो बाइडेन प्रशासन ने आखिर क्यों अपने यूरोपीय सहयोगियों को नाराज़ किया? ऑस्ट्रेलिया ने क्यों अग्रिम मोर्चा बनने के लिए वो तैयार हुआ? और जबकि एक क्वेड, जो नाम क्वेड सिक्योरिटी डायलॉग नाम से एक गुट पहले से बना हुआ है, जिसमें भारत और जापान भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ शामिल हैं, जब इसकी शिखर बैठक 24 सितंबर को होने वाली है, तो उससे ठीक पहले ये अचानक कदम अमेरिका ने क्यों उठाया? जो जानकार हैं वो मानते हैं कि अमेरिका की जो भी स्ट्रेटजिक और सामरिक नीतियां तय होती हैं, उसको तय करने में वहाँ का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की भूमिका होती है, जिसका इंटरेस्ट होता है कि कहीं तनाव बना रहे, ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने हथियारों को बेच सकें, उसके लिए बाज़ार ढूंढ सकें। और फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया जब एक ऐसा बाज़ार उन्हें मिला है, तो उन्होंने बाकी सब चीज़ों की अनदेखी करके यह फ़ैसला बाइडेन प्रशासन से करवा लिया है। इसका नतीजा क्या होगा, ये तो बाद में चलकर जाहिर होगा, लेकिन इससे जो चीन के साथ एक शीत युद्ध जैसी स्थिति पश्चिमी देश बना रहे हैं, वह और अब सघन हो गई है। टकराव और बढ़ेगा और उसका परिणाम, उससे चाहे हथियार के कारोबारियों को जो भी लाभ हो, लेकिन विश्व शांति और दुनिया में एक स्टेबिलिटी, स्थिरता कायम करने की जो आकांक्षाएं लोगों की हैं, उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब इस घटना को यहाँ छोड़कर हम एक बार फिर से अपनी नज़र करेंगे जो इस समय दुनिया में खास महत्वपूर्ण चुनावों का माहौल जिन देशों में है, उनकी तरफ। जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों का जर्मनी के चुनाव पर लगा है। जर्मनी में लगातार एक हफ्ते में कोई स्थिति वहाँ नहीं बदली, बल्कि वहाँ पर जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसकी स्थिति और मजबूत हुई है। जो तीनों प्रमुख उम्मीदवार हैं चांसलर पद के, उनके बीच जो टेलीविज़न पे बहस हुई, उसके बाद SPD के नेता ओलाफ सोल्ज की लोकप्रियता और बढ़ी है। और अब लगभग यह तय मानकर चला जा रहा है कि अगली सरकार जो बनेगी जर्मनी में, उसका लीडरशिप शोल्ज के हाथ में होगा। लेकिन इस समय खासकर यूरोपीय देशों और बहुत से दूसरे देशों का ध्यान जर्मनी में जहाँ लगा है, वो उसका बर्लिन शहर है, जहाँ पर 26 सितंबर को राष्ट्रीय संसद बुंडेस्टाग को चुनने के लिए जो मतदान होगा, उसके साथ ही एक स्थानीय स्तर पर जनमत संग्रह भी होगा। और वो जनमत संग्रह इस सवाल पर होगा कि क्या जो बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने जो हज़ारों फ्लैट बना रखे हैं और उसको किराए पर लगाकर वो एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें उनके एक सीमा के बाद के जो फ्लैट हैं उसे सरकार अपने हाथ में ले ले और उसे पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दे। बर्लिन शहर में जिस ढंग से पिछले हाल के समय में मकानों की महंगाई बढ़ी है और लोगों का जीना मुहाल हुआ है, उसके पक्ष में जो जन आंदोलन वहाँ एक खड़ा हुआ है, बहुत मजबूत सशक्त जन आंदोलन खड़ा हुआ है, ये जनमत संग्रह उसका परिणाम है। और अगर बर्लिन में के लोग यह फैसला देते हैं कि ऐसे फ्लैट या मकान जब्त किए जाने चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए जाने चाहिए, तो उसका असर सिर्फ बर्लिन या जर्मनी तक नहीं रहेगा, बल्कि बहुत से दूसरी जगहों पर भी ऐसी मांगें उठेंगी। क्योंकि आज मकान की महंगाई, आवास की महंगाई पूरी दुनिया में, खासकर जो विकसित देश हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिसे एक और देश में चुनावी माहौल है और वहाँ सोमवार को मतदान होगा, वो कनाडा है। वहाँ की चुनावी सूरत काफ़ी अभी साफ नहीं हो पाई है।
पहले तो ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके हाथ से इस बार कुर्सी निकल सकती है, लेकिन बीते एक हफ्ते में उनकी लोकप्रियता में सुधार हुआ है। और अब जो ताज़ा जनमत सर्वेक्षण हम लोगों के सामने हैं, उसमें उनकी पार्टी लिबरल पार्टी एक बार फिर से नंबर 1 हो गई है। तो जब ये नतीजा मंगलवार को आएगा, तभी जाकर ये साफ हो पाएगा कि कनाडा की अगली राजनीतिक सूरत क्या होगी। जापान में भी नए नेता को चुनने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वहाँ तो इसी पे ध्यान है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसका नेता कौन चुना जाता है, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति में इस पार्टी का सत्ता में आना तय माना जाता है। तो ध्यान इसी पर होता है कि उनका नेता कौन चुना जाता है, और यह जब 29 सितंबर को चुनाव होगा तो पता चलेगा। इसके साथ ही आज जिस एक देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, बल्कि मतदान शुरू हुआ है, वो रूस है। और वहाँ पर ड्यूमा, जो वहाँ की संसद है, उसे चुनने के लिए मतदान वहाँ पर आज आरंभ हुआ है, रविवार तक चलेगा। उसके बाद उसके नतीजे आएंगे। इस बार सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी एक बार फिर से वहाँ उभरती हुई दिख रही है, जिसके शासन को आज से 30 साल पहले लोगों ने उखाड़ फेंका था। एक तो पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, दूसरी विपक्षी मोर्चे के जो अंदरूनी समीकरण बने हैं उसमें भी उसे लाभ होता दिख रहा है। साथ ही जो एक जनमत सर्वेक्षण अभी हाल में हुआ बड़े मुद्दों पर, उसमें यह पाया गया कि रूस के 49% लोग पुरानी सोवियत व्यवस्था को वापस लाने के पक्षधर हो गए हैं। आज की व्यवस्था को सिर्फ 16% लोग पसंद करते हैं, जबकि लगभग इतने ही लोग हैं जो चाहते हैं कि पश्चिमी ढंग का लोकतंत्र वहाँ लाया जाए। तो आने वाले अगले हफ्ते रूस और कनाडा के चुनाव परिणामों पर नज़र रहेगी, उसके बाद जर्मनी पर, फिर जापान के चुनाव नेता पद के चुनाव पर। आज बस इतना ही। धन्यवाद।